Assalamu alaikum everyone. This is your host Shahrukh Ali back with another episode of interview series. आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनका नाम है सलीम अहमद फाजिल साहब। बेसिकली इनका ताल्लुक जो है वो लाहौर से है। ऑटो पार्ट्स एंड मशीनरी जो है वो बनाते हैं, इनकी कंपनी है लाहौर में। इसके अलावा जो है ये एक सोशल वर्क का प्लेटफॉर्म चलाते हैं खुशहाल पाकिस्तान के नाम से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो है लोगों को मशवरे देते हैं, इनोवेटिव आइडियाज देते हैं कारोबार करने के लिए। आजकल कारोबार जो है एक बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान की। तो आज हम सलीम साहब से जानेंगे कि ये किस तरह से होता है और क्या होता है। तो आई गिव टू यू सलीम अहमद फाजिल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। आप सुनाएं जी, खैरियत से। तो सर पहले तो ये बताएं लाहौर का मौसम कैसा है? लाहौर का मौसम बहुत मजे का है। सर्दी शुरू हो गई है? हाँ जी, सर्दी शुरू हो गई है। 15-16 डिग्री टेम्परेचर है। बारिश का माहौल बना हुआ है। कल बारिश होती रही सारा अरे माशाल्लाह। कराची में जो है दोबारा गर्मी आ गई है। दिन। जी, कराची का तो बहुत ही अनप्रडिक्टेबल मौसम है आपका, हम देखते रहते हैं। बिल्कुल। अच्छा तो सर, थोड़ा सा जरा ऑडियंस को बताइए कि सलीम अहमद फाजिल साहब कौन है। जरा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए लोगों को। जी, मैं बुनियादी तौर पे इंजीनियर हूँ। बीएससी मेटलर्जी और मटेरियल साइंसेज मैंने कर रखा है। और मुझे कोई 30 साल हो गया फील्ड में काम करते हुए। हम लोग ऑटो स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग में हमारा फोकस उन चीज़ों पे होता है जो पाकिस्तान में पहले से नहीं बन रही होती, बाहर से आती हैं, इंपोर्ट होके बहुत महंगी होती हैं और यहाँ की इंडस्ट्री उसको अफोर्ड नहीं कर पाती। तो हम उन मशीनों की रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं या उनकी डिजाइनिंग करते हैं। अब इनिशियो से उनको हम लो कॉस्ट बनाते हैं और इंडस्ट्री को देते हैं, ताकि इंडस्ट्री जो हाई टेक चीजें अडॉप्ट करे और बेहतर क्वालिटी के पार्ट्स बना सके। माशाल्लाह। तो सर व्हाट यू थिंक कि चाइना इतना बड़ा ब्रांड है जो रिवर्स इंजीनियरिंग में है और लो कॉस्ट मशीनरी प्रोवाइड करता है, तो पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड आ गया है? हाँ जी, चाइना का जो मॉडल है वो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है ना। चाइना ने जिस तरीके से तरक्की की है वो एक आइडियल तरीका है कि जी आप हम्म। जाहिर है जब बंदा बैकवर्ड होता है जैसे हम पाकिस्तान में, तो अभी हमारे पास ना रिसर्च के लिए रिसोर्सेज है ना रिसर्च के लिए स्कॉलर्स हैं। तो बेस्ट तरीका ये है कि हम जो अवेलेबल चीजें हैं उनको रिवर्स इंजीनियर कर लें। वो बड़ा आसान होता है। आपके पास एक मशीन है या आपको मशीन की वर्किंग पता चल गई या उसकी ड्राइंग्स आपके पास आ गई इंटरनेट से, तो और भी आसानी हो गई। तो उससे उसको हम उसका फंक्शन देख के उसको लर्न करके उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेते हैं। हमारे पास डिजाइनिंग इंजीनियर्स हैं। हम उनको डिजाइन कर लेते हैं, उनको ड्राइंग्स बना लेते हैं और उससे फिर हमें वो मशीन बनाना आसान हो जाता है। तो ये ट्रेंड मतलब पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। अभी गो के बहुत कम लोग पाकिस्तान में मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग करें। हम्म। ज्यादातर मशीनरी चाइना से ही आती है। तो यूं समझें कि हमें अभी सैकड़ों ऐसे अदारों की जरूरत है पाकिस्तान में जो मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग करें। सही। तो सर बेसिकली किस तरह टाइप की मशीनरी आप बनाते हैं, यानी ऑटो पार्ट से रिलेटेड किस यानी टाइप की होती है वो? ऑटो पार्ट्स जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसमें बेसिक जो मशीन्स यूज होती हैं वो तो मतलब लेथ मशीन हो गई या मिलिंग मशीन हो गई। उसके अलावा बहुत सारी मशीनें स्पेशल पर्पज मशीन उसको हम कहते हैं, स्पेशल पर्पज मशीन एसपीएम्स। उनके मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं कि एक स्पेसिफिक पार्ट के लिए उसने कोई फंक्शन करने होते हैं। वो जो मशीन्स हैं वो समझ लें कि कस्टम डिजाइन मशीन्स होती हैं, यानी एक पुर्जे के लिए या एक फैक्ट्री के लिए या एक लाइन के लिए। तो ज्यादातर हम वो मशीनें डिजाइन करते हैं और वो बना के देते हैं। उससे प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाती है किसी इदारे की और उससे क्वालिटी बेहतर हो जाती है। और उस सबसे बड़ी बात कि जो लेबर डिपेंडेंसी है, जो स्किल्ड लेबर डिपेंडेंसी है, वो कम होती है, जिससे उसके सर्टेनिटी आ जाती है उनके प्रोसेस में। अच्छा सर, मेरी ऑडियंस को कुछ बताएंगे कि रिवर्स इंजीनियरिंग क्या चीज़ होती है, अगर कोई नहीं समझता है तो इस टर्म को। हाँ जी, रिवर्स इंजीनियरिंग ये होता है कि एक मशीन हमारे पास है या कोई मशीन या कोई गाड़ी या कोई पुर्जा जो हमारे पास पहले से मौजूद है, हम उसको देख के उस जैसा एक और पुर्जा बनाते हैं। तो इस अमल को हम कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। यानी एक पुर्जा हम नए सिरे से अपनी दिमाग से सोच के नहीं बना रहे,
बल्कि हमारे पास ऑलरेडी एक मशीन आ गई है, हमने उसको देखा, उसको हमने कॉपी कर लिया। तो ये जो कॉपी का अमल है, किसी चीज को देख के बनाना, उसको रिवर्स इंजीनियरिंग। दैट्स ग्रेट। अच्छा सर, पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपका ताल्लुक भी पाकिस्तान से, मेरा भी ताल्लुक पाकिस्तान से। हमें जी पाकिस्तान बिल्कुल। को बेहतरीन करना है। अच्छा, हमारे साथ मसाइल बहुत सारे हैं। ये आप जो अभी लोगों को बता रहे हैं कि मैं मशीनरी बनाता हूँ, तो अब काफी ऑडियंस ये सोच रही होगी कि ये कोई मल्टी बिलियन इंडस्ट्री है, और जो है इसमें इन्वेस्टमेंट आपने जो है वो मल्टी बिलियन लगा दी है। तो लोगों को बताइए कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी लगती है, और कारोबार के हवाले से क्या ये इंडस्ट्री अगर लगाए तो कोई। देखिए जी, अगर तो हम मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो इसके लिए अगर आपके पास स्किल है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, नॉलेज है, तो इसके लिए कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। डिपेंड करता है कि आपने किस लेवल पे काम करना है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हमारे एक दोस्त हैं, वो सऊदी अरब में काफी अर्सा रह के आए, वहां पे कुछ हालात नासाजगार हुए तो वो पाकिस्तान में आ गए। अब उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि जी हम क्या करें। मैंने उनसे कहा जी कि मेरे पास जो मैंने बहुत से आइडियाज लोगों को दिए हैं, उसके लिए मशीनरी की जरूरत है। तो लोग पूछते हैं जी ये मशीनें कहाँ से मिलेंगी। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, कोल्ड प्रेस, जैसे अभी ऑयल निकालने के एक्सट्रैक्शन के लिए एक मशीन होती है। इस तरह भी मैंने जैसे वो केले के वो फाइबर के लिए बताया, उसकी एक छोटी सी मशीन होती है। इस तरह बहुत सारी मशीनें जो है उनकी जरूरत थी। तो मैंने उनसे कहा जी कि आप ऐसा करें, आप मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग का एक छोटा सा इदारा बना लें, तो मैं आपको गाइड करता हूँ, मैं आपको ड्राइंग्स डिजाइन दे देता हूँ, तो आप वो मशीनें बनाएं, जो लोगों की जरूरत है वो भी पूरी करेंगे, और जो इम्पोर्ट है वो भी कम होगी। तो अब वो आप हैरान होंगे कि उन्होंने तकरीबन 5 लाख रुपया खर्च किया उसके लिए। जो हमें दरकार मशीनें थी, वो तकरीबन सिर्फ 5 लाख के अंदर आ गई। तो अब ये इस इन्वेस्टमेंट से भी हम एक मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकते हैं। और अगर आप बात करें तो मल्टी मिलियन डॉलर की इंडस्ट्री भी लगाई जा सकती है। तो इसमें रेंज है। बल्कि सिर्फ इसमें ही नहीं, हर कारोबार में ऐसा ही है। जैसे आप फूड का काम करते हैं, तो एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, वो 10 करोड़ में भी बनता है, और वही 1 लाख रुपए में आप मुनासिब सा फूड का बना सकते हैं। तो इसलिए हर कारोबार में रेंज होती है। हमने ये देखना है कि हमारी कैपेसिटी क्या है, उस रेंज में हम क्या काम कर सकते नहीं, माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा समझाया कि 5 लाख रुपए, यानी कि आजकल देखा जाए तो 5 लाख रुपए कुछ भी नहीं है, और एक इंडस्ट्री तैयार हो सकती हैं। है जी मशीन मेकिंग। तो बहुत बेहतरीन है। अच्छा सर, आजकल आप भी देख रहे होंगे पाकिस्तान के अंदर जो है वो यूथ हमारी जो है, यानी डिग्री ले रही है, पढ़ भी रही है, कुछ नहीं पढ़ रहे, लेकिन काफी आइडियल नजर आते हैं। यानी उनके पास कोई आगे प्लान नजर नहीं आते मुझे। यानी दे थिंक्स के जॉब नहीं है पाकिस्तान में, या कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो व्हाट यू थिंक अबाउट इट, क्या कहेंगे इस बारे में। सर जी, पाकिस्तान तो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। यहाँ तो इतने मौके हैं, लेकिन बात यह है कि देखने वाली आंख नहीं है मेरे ख्याल में। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अभी मैंने आज ही एक आर्टिकल शेयर किया कि हम लोग गए हुए थे मानसेरा 2-3 दिन के लिए। तो वहां हमारा यही मकसद था। लोग जो है वो कहते हैं जी हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं। तो हमने वहां देखा कि जो उनके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो वहां पे उनके पास फ्रूट है, वो फ्रूट इतना ज़ाया हो रहा है, उसको प्रोसेस करके, उसको पैक करके, उसकी मुख्तलिफ चीज़ें, जैम, जेलीज, उसकी चॉकलेट कोटिंग करके मुख्तलिफ। तो उसमें से मैंने आज उस पर थोड़ा सा एक आर्टिकल लिखा कि उसमें से हम दसियों चीज़ें बना सकते हैं, और मिलियंस ऑफ डॉलर की हम एक्सपोर्ट उसमें से कर सकते हैं। इसी तरह जब हम बात करते हैं, आप मार्केट्स में चले जाएं, मिसाल के तौर पे आप लाहौर में, तो मुझे पता है जो शालमी मार्केट है या ब्रांडर रोड की मार्केट है, तो आप चले जाएं, एक तरफ से लेके मार्केट के दूसरी तरफ तक आप देखते जाएं, हर दुकान पे आपको मेड इन चाइना नजर आएगा। हर तो यानी ये जितनी चीजें आपके पास मेड इन चाइना दुकानों पे पड़ी है, ये सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, ये हमारे लिए सारे मौके हैं। किसी भी एक चीज को पकड़ लें आप, और उसकी फिजिबिलिटी तैयार कर लें कि जी वो आपको यहाँ पे इम्पोर्ट कितने की हो रही है, आप अपनी लोकल कॉस्ट देखें, तो आपके पास वो एक बिजनेस है पूरा। और हजारों नहीं, लाखों चीजें हैं, और वो सारी की सारी पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो सकती हैं। कोई ऐसी बात नहीं है ना, हमारे पास टेक्नोलॉजी की कोई कमी है ना, हमारे पास कोई ऐसी उसमें मुश्किलात हैं कि हम वो नहीं कर सकते। सिर्फ ये कि हम थोड़ा सा सोचें। सिर्फ इसमें सिर्फ ये आपकी जो मेटल इंडस्ट्री है, या इसमें जो क्लॉथ या गारमेंट इंडस्ट्री, सिर्फ इसकी बात नहीं है, बल्कि हर तरफ। यानी इवन आप केमिकल्स में चले जाएं, आप मेडिसिन में चले जाएं, आप कॉस्मेटिक्स के रॉ मटेरियल्स में चले जाएं, आप इवन ये आप मोबाइल फोन एक्सेसरीज में देख लें, किसी चीज को आप हाथ लगा लें, लैपटॉप है आपके पास, गाड़ियां हैं उनके पार्ट्स हैं, किसी भी चीज को देख लें, तो आप हर चीज तो बाहर से आती है।
और ये जितनी चीजें बाहर से आती हैं, आप अपने दिमाग में ये बात बिठा लें कि ये सारी हमारी अपॉर्चुनिटीज हैं, और हम जिसको भी चाहें, जो जो भी बनाना चाहें, हमारे पास मैदान खुले। ट्रू। अच्छा सर, तो इस पे क्या कहेंगे कि ये एक खाली मिथ है कि फॉर एग्जांपल चाइना से इंपोर्ट करना सस्ता पड़ता है, यानी व्हाट्सोएवर द प्रोडक्ट इज, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट उठाएं, जैसे आप बोल रहे हैं कि ये अपॉर्चुनिटी है, तो अगर हम कॉस्टिंग करें तो इसमें से चीजें एक्सट्रैक्ट हो सकती हैं कि हम सस्ता बना सकते हैं पाकिस्तान में? जी बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लें कि चाइना से माल मंगाना सस्ता नहीं पड़ता, आसान पड़ता है। एक चीज ये अपने सोच दिल में रखनी है कि हम लोग चाइना से इंपोर्ट इसलिए करते हैं कि उन्होंने एक्सपोर्ट बहुत आसान कर दी है। उनकी जो वेबसाइट्स हैं, वहां पे आप आधे घंटे में आपको वहां से बंदा मिल जाता है जिससे अपने काम करना है। आप रेट उनसे लेते हैं, आप उनको पेमेंट ट्रांसफर करते हैं और वहां से माल रवाना कर देते हैं। यानी इतना आसान है कि कोई भी शख्स अपने घर में बैठ के आराम के साथ वो 10 15 20 दिन में या 50 दिन में माल इंपोर्ट कर लेता है। अच्छा, अब ये उनकी क्लेवरनेस है, उनकी विन है। उसके अगेंस्ट हमने क्या करना था? हमने ये करना था कि हमने इंपोर्ट को मुश्किल करना था, लेकिन हमने भी इंपोर्ट को आसान कर दिया। अब उसका नतीजा ये हुआ, लाम हालात जो पहले से इंडस्ट्री थी वो भी बंद होना शुरू हो गई। अब पाकिस्तान में जो मसाइल हैं इंडस्ट्री को, वो मतनवो किस्म के हैं। मिसाल के तौर पे हमने 10 साल एनर्जी क्राइसिस देखा। बिजली है तो वो नहीं मिलती थी, गैस है तो वो नहीं मिलती थी। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो हमारी इंडस्ट्री में आ गया है, जिसके मुतालिक शायद किसी को अरबाब इख्तियार को इलम ही नहीं, वो है ह्यूमन रिसोर्सेज का क्राइसिस। हमारे पास इंडस्ट्री के अंदर से स्किल लेबर डिप्लीट हो गई है, खत्म हो गई है। उसकी वजह यह है कि हमने लेबर को स्किल करने के लिए कोई सिस्टम ही नहीं बनाया। हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो एक रेलगाड़ी की तरह चलता है। वो एक जगह से शुरू होता है, आप समझ लेंगे केजी से, और वो जाके ग्रेजुएशन पे ब्रेक हो जाता है। अब जिस बंदे ने 25 30% पासिंग मार्क्स लिए हैं वो भी ग्रेजुएशन कर रहा है, जिसने 70% लिए वो भी ग्रेजुएशन कर रहा है, जिसने 90% लिया, 1 नंबर से मेडिकल से रह गया, वो भी बीए कर रहा है, बीएससी कर रहा है। अब सारी कौम को आपने बीए बीएससी पे लगा दिया, डिग्रियां वो हाथ में पकड़ के, और बाद में वो क्या करते हैं कि पकोड़े की रेडी लगाते हैं, उसके ऊपर डिग्री लगा के वो जनाब सोशल मीडिया पे ब्लैकमेलिंग करते हैं सेंटिमेंटल, कि जी देखें जी मैंने बीए किया तो मैंने पकोड़ों की रेडी लगाई। बात यह है कि आपने बीए क्यों किया? आपने बीए करने से पहले सोचना था कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, या आपके वालिदैन को सोचना चाहिए था कि आप ये काम क्यों करवा रहे हैं अपने बच्चों को जिसका मुस्तकबिल नहीं। तो बात यह है, मेरे ख्याल में, मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, कि जो बच्चा 8वीं जमात में 50% से कम नंबर लेता है उसके ऊपर मैट्रिक हराम कर देनी चाहिए। जो बच्चा मैट्रिक में 50% नंबर नहीं ले पाता वो एफएससी में जाके क्या करेगा? उसको स्किल की तरफ आप लेके जाएं, क्योंकि सारी दुनिया ने डॉक्टर नहीं बनना, सारी दुनिया ने इंजीनियर नहीं बनना। स्किल भी किसी ने सीखनी है, वो भी काम किसी ने करने हैं, और उन पेशों को हमने रिस्पेक्ट देनी है। हम उनको रिस्पेक्ट दें, हम उनको ऑनर दें, उन लोगों को जो हाथ से काम करते हैं, हम उनको अच्छा मुशाहिरा दें, हम उनको ज्यादा पैसे दें, और उनको हम जॉब सिक्योरिटीज दें फैक्ट्री के अंदर। तो उससे आपके पीछे जो यूथ आ रही है वो सारे स्किल सीखने पे आमादा होंगे, हमारी इंडस्ट्रीज में स्किल लेबर आएगी, हमारे पास एनर्जी क्राइसिस को हैंडल करें। तो हम लोग देखें, जहां आज से 20 साल पहले हम इंडस्ट्री के हिसाब से थे, आज हम उससे भी पीछे हैं। जो चीजें 20 साल पहले पाकिस्तान में बनती थी आज वो भी इंपोर्ट हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि इंडस्ट्री डिटीरियोरेट कर गई। इंडस्ट्री के अंदर जो क्राइसिस थे उसको सरकार ने एड्रेस नहीं किया, हमने खुद बीइंग सोसाइटी एड्रेस नहीं किया, और हमारे लिए बड़ा आसान था, हमने आंखें बंद कर ली। बहुत सारे फैक्ट्री ओनर्स को मैं जानता हूँ जिन्होंने लेबर के मसाइल से, बिजली के मसाइल से तंग आके फैक्ट्रियां अपनी वेयर हाउस में कन्वर्ट कर ली, और अपनी सर्कुलेशन मनी उन्होंने चाइना भेज के वहां से माल मंगाना शुरू कर दिया। अब माल आप चाहे फैक्ट्री में बना रहे हैं, चाहे आप चाइना से मंगा रहे हैं, कस्टमर को तो माल चाहिए। उसको तो ये नहीं पता कि जी ये मेड इन पाकिस्तान है या मेड इन चाइना। तो लोग फैक्ट्रियों से ट्रेडिंग में शिफ्ट हुए इन मसाइल की वजह से। इन मसाइल को सरकार को भी एड्रेस करना चाहिए था, हमें इंडस्ट्री वालों को, सबको, सोसाइटी को भी एड्रेस करना चाहिए था, जो हमने नहीं किया। हम बुरी तरह फेल हुए, जिससे हमने बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल क्राइसिस देखा। तो ये अभी भी आज हम अगर प्लानिंग शुरू करते हैं तो अभी भी 10 12 15 साल के बाद हम उस स्टेज पे होंगे कि हमारी इंपोर्ट्स जो है वो हमारे कंट्रोल में आएंगी। अगर अभी हम कोशिश नहीं करेंगे लोगों को स्किल सिखाने की, अभी हम एनर्जी क्राइसिस को एड्रेस नहीं करेंगे, अभी हम मसाइल को, इंडस्ट्री से रिलेटेड मसाइल को एड्रेस नहीं करेंगे, तो शायद 10 साल बाद सूरत और भी खराब होगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है सर, बिल्कुल ऐसा ही है। दिस इज द राइट टाइम टू एड्रेस द इंडस्ट्री, क्योंकि ये जरूरत है इस वक्त पाकिस्तान की। अच्छा सर, जो आजकल का एक ट्रेंड चल पड़ा है कि हर बच्चे को पढ़ लिख के नौकरी ही करनी है, या उसके वो माँ बाप ने उसके दिमाग में ऐसा बिठा दिया है
कि आपको पढ़ लिख के नौकरी करनी है, ये सोच किस तरह डेवलप होगी कि नौकरी देने वाला भी तो कोई बनना चाहिए। सर जी, मेरा तो ये मोटो है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से बेहतर कोई चीज नहीं। नौकरी वो करे जो कुछ नहीं कर सकता। जिसको अल्लाह ने पोटेंशियल दिया है, जिसको अल्लाह ने ब्रेन दिया है, जिसको हिम्मत दी है, जिसको फैसला करने की सलाहियत, एनालिसिस करने की सलाहियत दी है, उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना चाहिए। उसको जो है वो 10-20 और लोगों को एम्प्लॉयमेंट का जरिया बनना चाहिए, ना कि वो डिपेंडेंट हो। और देखें, इसमें एक बड़ी छोटी सी सिंपल सी बात है। एक हदीस है अल्लाह के नबी की, वो मैं कोट कर देता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। यानी ऊपर वाला हाथ देने वाला, नीचे वाला लेने वाला। अब जब मैं एक फैक्ट्री ओनर हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरे 10-20 मुलाजिम हैं, तो मैं देने वाला हूँ, वो लेने वाले हैं। तो जब मैं एंटरप्रेन्योर बनता हूँ, जब मैं फैक्ट्री ओनर बनता हूँ, तो मैं अल्लाह के नबी के इस फरमान के मुताबिक भी मैं उनसे बेहतर आदमी हूँ जो जॉब की तलाश में है या जो जॉब करे। तो हर लिहाज से जिस बंदे को खुदा ने सलाहियत दी है, जिसको खुदा ने फैसला करने की, सोचने की, तजिया करने की, क्रिटिकल एनालिसिस जिसको हम कहते हैं, वो सलाहियतें जिसको दी हैं, उसको तो नौकरी का सोचना भी नहीं चाहिए। हाँ, ये है कि प्रिलिमिनरी तौर पे जब आप एजुकेशन से फारिग हुए हैं तो आपने एक्सपीरियंस गेन करना है, आपने एनवायरनमेंट देखनी है, आपने लर्निंग करनी है। आपका टारगेट हो कि जी मैं 2-3-4 साल नौकरी करता हूँ, उसमें मैं लर्निंग करता हूँ, उस दौरान जो मुझे सैलरी मिलेगी उसको मैं जमा भी कर लूंगा, मेरे पास कुछ सरमाया भी आ जाएगा। और अगर मुझे कोई फैमिली से सपोर्ट हेल्प हो रही है तो उसकी मदद से मैं अपना कारोबार शुरू करूँ। तो मेरे ख्याल में नौकरी का जो तलाश करने वालों का और जो एंटरप्रेन्योरशिप का तनासुब है, ये माशरे में 50-50 होना चाहिए। कम अज कम आधे लोगों को नौकरी देने वाला होना चाहिए और आधे लोग नौकरियां तलाश करें, तब जाके आपका बैलेंस कायम होगा। अगर 80% लोग नौकरियां तलाश करेंगे या 90% जैसे कि हम कर रहे हैं, तो फिर वो यही होगा जो हमारे साथ हो रहा है कि जी हम जब भी देखते हैं हमें 15 बंदे कांस्टेबल भर्ती करने होते हैं पुलिस में, तो वहाँ 3.5 लाख एप्लीकेशन आई होती बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, तो नौकरी अगर एज अ लेमैन मैं आपसे बात करता हूँ कि एक बच्चा है जो ग्रेजुएट हुआ है, वो चाहता है कि जी मुझे अपना कारोबार स्टार्ट करना है, तो उसके पास करोड़ों रुपए होने चाहिए, जो हमारी सोच है आजकल। नहीं नहीं, हरगिज नहीं, करोड़ों रुपए क्यों होने चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अभी के मतलब पिछले 3-4 महीने में एक प्रोसेस हुआ। मैंने ये जो लॉकडाउन के दिनों में एक आर्टिकल लिखा, उसमें मैंने टमाटो केचप के ऊपर लिखा है कि टमाटर बहुत सस्ते हैं, तो उसको यूं ऐसे करके आप आराम से केचप बना सकते हैं। हमारे इधर एक साहब हैं, करीब ही रहते हैं, उन्होंने मुझसे रब्ता किया। उन्होंने कहा जी कि ये मैं कमर्शियल तरीके पे करना चाह रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें। मैंने उनको बताया कि जी मैंने सब कुछ तो प्रोसेस लिख दिया, उसके बावजूद आप इस तरह करें कि आप ये 30-40 किलो का एक तसला ले आए और उसमें आप 30-40 किलो टमाटो ले आए, एक आपको ब्लेंडर चाहिए। वो चीजें भी मैंने उनको गाइड की। उन्होंने जनाब वो सारा कुछ लाए। उन्होंने 2-4 दिन एक्सपेरिमेंटेशन की, थोड़ा सा उसको फॉर्मुलेशन को सेट किया। उसके बाद वो सैंपल्स लेके पिज्जा बनाने वालों के पास चले गए। 3-4-5-6 लोगों को उन्होंने दिखाया, बड़े मुनासिब रेट पे, कम मार्जिन पे उन्होंने उनको ऑफर किया और उसको उनको 5-6 लोगों ने ऑर्डर्स दे दिए। अब वो सूरत हाल ये है कि इस बात को 3 या 4 माह हुए हैं और कल उन्होंने मुझसे रब्ता किया। उन्होंने मुझे कहा जी कि मुझे 5 लोगों की जरूरत है, 3 बंदे मैंने मार्केटिंग के लिए रखने हैं और 2 बंदे मुझे प्रोडक्शन में चाहिए। तो आप समझें कि ये सिर्फ 6 महीने के अमल में अब अल्हम्दुलिल्लाह वो 30 या 40 हजार रुपये सरमाए से वो अब इस जगह पे आगे हुए हैं कि अब उनको 5 एम्प्लॉइज की जरूरत है। माशाल्लाह। तो अब ये बात ये है कि आपने राइट डायरेक्शन में मूव करना है। और ऐसे भी लोग हैं, आप दूसरी तरफ भी आपको लेके जाता हूँ, ऐसे भी लोग हैं कि जो 50 लाख रुपए सरमाया से कारोबार करते हैं और 6 महीने बाद उनके पास कोई पैसा नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही वो है। सारा कुछ वेस्ट कर देते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, उनको पता नहीं होता। और फिर पाकिस्तान की सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि बहुत सारे मसाइल हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं कि जो चाहते हैं कि लोगों का नुकसान हो या धोखाधड़ी भी है हमारे। तो उसमें बहुत ज्यादा क्लेवर होके, बहुत ज्यादा स्मार्ट होके आपको चलना पड़ता है। लेकिन अगर बात यह है कि आपके पास डिटर्मिनेशन है और आप राइट डायरेक्शन में अपनी स्किल के हिसाब से मूव कर रहे हैं, तो आप इंतहाई कम पैसों में अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई मसला नहीं। बहुत खूब सर। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि आपने अपने डिस्क्रिप्शन में मैंने भी लिखा है कि आप जो है लोगों को इनोवेटिव आइडियाज प्रोवाइड करते हैं, तो इज जी, इट फ्री ऑफ कॉस्ट या कोई चार्ज करते हैं आप उनसे?
अच्छा, अभी पहले अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा इनोवेटिव आइडियाज की आपको वजह बता दूं कि ये ऐसा क्यों करते हैं हम। बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि जो लोग जो काम हम एग्जिस्टिंग कर रहे हैं उसके अंदर सैचुरेशन है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक गली है, उसमें 10 घर हैं। 10 घर हैं, वहां पे एक बंदा जो है वो सब्जी बेचने वाला है, 10 घर खरीदने वाले हैं। अब वो उससे इतनी आमदनी हो जाती है कि उसका निजाम चलना शुरू हो जाता है। अब एक साहब और उठे, वो भी उस गली में सब्जी बेचना शुरू कर दें, तो क्या होगा? आधे लोग उससे खरीदेंगे, आधे लोग उससे खरीदेंगे। उसकी भी इनकम इतनी नहीं रहेगी कि वो उसका निजाम चल सके, उसकी भी इनकम इतनी नहीं रहेगी। अब अगर हम उसको कहेंगे यार तुम ऐसे करो, तुम यहाँ सब्जी ना बेचो, तुम यहाँ कोई और काम कर लो, यहाँ पे तुम बर्गर लगा। अब क्या होगा कि बर्गर, उसके बर्गर बिकेंगे, उसकी सब्जी बिकेगी, दोनों का गुजारा होगा। ठीक है जी। तो ये बिल्कुल इसी मिसाल के ऊपर पाकिस्तान के अंदर भी अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर को देखें या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखें, तो हमारे पास भी कामों की सैचुरेशन है। हमारे पास बहुत मुख्तसर सी चीजें हैं बनाने के लिए। हमारे पास इंडस्ट्री में अगर आप बात करते हैं तो हमारे पास मोटरसाइकिल है, रिक्शे हैं, और कुछ जो है वो ट्रैक्टर हैं जिनके पुर्जे बनते हैं। अब जो भी इंडस्ट्री लगती है उसकी यही ख्वाहिश होती है कि मैं इनमें से किसी एक चीज को सर्व करूं। उससे सैचुरेशन आ जाती है। जब सैचुरेशन आती है तो आपका कंपटीशन बढ़ता है, आपके मार्जिन कम होते हैं। तो मार्जिन जब कम होते हैं तो जाहिर है फिर खुशहाली नहीं आती। तो हम ये कहते हैं कि आप जो लोग पहले से जो काम करें उनको करने दें, आप नया काम करें। उस नए काम के लिए हम फिर नया आइडियाज देते हैं। हम ये कहते हैं कि जो चीज बाहर से आ रही है या जो पाकिस्तान में अभी नहीं बनती उसको फोकस करें और वो बनाएं। उसके लिए अभी हमारे पास गुंजाइश है, 10, 20, 50, 100 फैक्ट्रियां भी लग जाएंगी तो पुरानी फैक्ट्रियों के ऊपर बर्डन नहीं होगा। नई चीजों आपस में भी कंपटीशन नहीं होगा और ये सारे खुशहाल रहेंगे। पहली तो ये बात है कि जिसके लिए हम ये नई चीजों के ऊपर फोकस करने को तरजीह देते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है जो आपने पूछा कि जी, तो मैं प्रोफेशनल आदमी हूँ जी, मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। तो जो बेसिक आइडियाज मैंने दिए हैं अपनी खुशहाली की दस्तक में या जो बुक में मैंने लिखे हैं, जो प्री फिजिबिलिटीज हैं, वो तो मैंने जाहिर है फ्री ऑफ कॉस्ट दी। लेकिन अगर उससे कोई बंदा रहनुमाई लेके खुद से काम करता है तो वो जाहिर है कि उसकी स्मार्टनेस है या उसकी हुनर है। लेकिन अगर उसके उससे आगे कोई बंदा मुझसे कंसल्ट करता है तो फिर मैं अपने वक्त के, मैं जब उनको गाइड करता हूँ तो वो फिर मैं उनसे चार्जेस लेता हूँ। हम लोग टन की बेसिस पे फैक्ट्रीज भी लगा के देते हैं। हम लोग मतलब है, लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, लेआउट प्लान हर चीज, यानी इंडस्ट्री को हर तरीके से हम सर्व करते हैं। टेक्नोलॉजी भी, लेआउट प्लान भी, सिस्टम भी। उसके अलावा अगर किसी को ट्रेनिंग चाहिए हो वो भी, कोर्सेज भी, और ये सारी चीजें हम प्रोफेशनली करते हैं। बहुत मुनासिब पैसों पे हम उनको ये सर्विस अच्छा जी। सर, अगर आपसे कोई रीच आउट करना चाहे आपको, तो क्या तरीका है? यानी कि अगर तो सर्विसेज लेना चाहे, कोई गाइडेंस लेना चाहे, या कोई आपकी कंसल्टेंसी लेना चाहे, तो किस तरह जी आपसे तो रब्ता कर सकता है? हाँ जी, मेरे से रब्ता कर दें। नंबर मैं मेरा इनबॉक्स में मुझसे रब्ता करते हैं लोग, मैं अपना नंबर शेयर कर लेता हूँ, मुझसे बात कर लेते फाइन। अच्छा सर, थोड़ा सा बातें हैं इस इंटरव्यू के एक अलग रुख पे। आप जो है एक सोशल वर्क प्लेटफॉर्म भी चलाते हैं, दैट इज हैं। खुशहाल जी पाकिस्तान के नाम से। जी। तो कुछ बताएंगे खुशहाल पाकिस्तान क्या है सर? सर जी, खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक भी आदमी बेरोजगार ना रहे। और उसके लिए हमने टारगेट कहाँ से शुरू किया? हमने सबसे पहले टारगेट ये शुरू किया कि जो रिसोर्सेज हमारे वेस्ट हो रहे हैं ना, सबसे पहले हम उनको वेस्ट होने से बचाएं। उसमें आपको पता है कि हमारा सबसे जो बड़ा और स्ट्रॉन्ग सेक्टर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। जब हमने उनको थोड़ा सा एग्रीकल्चर सेक्टर को करीब जाके स्टडी किया तो हमें पता चला कि एवरेज 30 से 40% हमारी चीजें वेस्ट हो जाती हैं। वो जो 30 से 40% चीजें वेस्ट हो जाती हैं उनको अगर हम इस्तेमाल में ले आए तो वो कितनी बड़ी मिलियंस ऑफ डॉलर की हमारे पास रिसोर्सेज है। तो सबसे पहले हमने ये ट्रेनिंग देनी शुरू की लोगों को। अब उसके लिए हम बकायदा एक इंस्टीट्यूट भी बना रहे हैं लाहौर में, करीब इंशाल्लाह वो शुरू हो जाएगा। उसके माशाल्लाह। अलावा हम मुख्तलिफ वर्कशॉप्स भी करवाते हैं मुख्तलिफ शहरों में, जिसमें हम जाके उनको ये तरबियत देते हैं कि मुख्तलिफ जो फल हैं उनको आपने वेस्ट होने से कैसे बचाना है, एक बात। दूसरी बात ये है कि उनसे आपने वैल्यू एडेड चीजें कैसे बनानी है। मिसाल के तौर पे जैसे हम उसको पल्प में कन्वर्ट करते हैं, या हम उनको उनकी कैंडीज या टॉफीज बनाते हैं, या उनके जैम्स स्कॉशेस वगैरह बनाते हैं। तो चूंकि एक इसमें छोटा सा फैक्टर है, वो ये कि जब फल है वो साथ इकट्ठा एक सीजन में आ जाता है, उस वक्त जब वो बंडंट मार्केट में आता है तो उसकी डिमांड इतनी नहीं होती जितनी कि वो फल मिकदार में आ जाता है। और जब वही बात कि जब वो एकदम मार्केट में आ जाता है, बहुत ज्यादा डिमांड कम होती है, तो वो सैचुरेशन की वजह से उसकी प्राइस बहुत कम चली जाती है। उस प्राइस से बाज़ औक़ात किसान को नुकसान भी हो रहा होता है। तो हम उनको कहते हैं कि भाई आप जो है इसको डिले टैक्टिक्स में ले जाएं।
इस फ्रूट को आप प्रिजर्व कर लें, बजाय इसके कि आप इसको आज भेजें, आप इसको 2 महीने बाद बेच लें। 2 महीने बाद जाहिर है कि वो कीमत नहीं है आपको जो आज मिलेगी, आपको उससे 10 गुना बेहतर कीमत मिलेगी। तो हम उसको ये फोकस करते हैं, ये तरबियत देते हैं, हम उनको बहुत सारी मुख्तलिफ प्रोडक्ट सिखाते हैं। जैसे अभी एक सिरके की हम वर्कशॉप कराने जा रहे हैं कि जिसमें आप जो सेब है वो बहुत सा खराब हो जाता है, गिर पड़ता है, तो उसमें हम उनको ये सिखाएंगे कि जी जो आपका वेस्ट फूड है या जो लो कॉस्ट, जो बाजार जाने के काबिल नहीं, जो फल आपका छोटा रह गया, तो उसको आप इस्तेमाल करते हुए आप ऑर्गेनिक सिरका इंटरनेशनल क्वालिटी का बनाएं, और आप वो 0 रुपए वाली जो आपकी वेस्ट है उसको आप सैकड़ों रुपए पर लीटर वाले सिरके में कन्वर्ट करें। तो इस तरह ही हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम है। इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि हर शहर में जो जो फल वहां पे जिस एरिया में होता है उसके फल के मुताबिक हम उनको तरबियत दें, और उसको उस पे इस काबिल कर दें कि वो अपना बेहतरीन रोजगार कमा सके। माशाल्लाह, बहुत अच्छी सोच है आपकी। अच्छा सर, कोई खुशहाल पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहता है तो उसका क्या तरीका होगा? वो भी जब भी आपसे रब्ता करना पड़ेगा, कोई या पेज है उसका? हाँ जी, अभी तो फिलहाल अभी हम खुशहाल पाकिस्तान का जो बकायदा एक नेटवर्क है वो बना रहे हैं। उसमें हम पूरे शहरों में, इंशाल्लाह पाकिस्तान के सारे शहरों में, बल्कि उससे भी आगे तहसील देहातों में भी अपने नेटवर्क बनाएंगे। उसमें हमारे नुमाइंदे होंगे। वो हमें अपने हर जगह से हमें अपने जो रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं उसकी हमें फीडबैक देंगे, और फिर वो हमारी वहाँ पे जो वर्कशॉप्स हमने करानी है उनकी अरेंजमेंट करेंगे। तो इंशाल्लाह ये तकरीबन समझें कि 1 महीने का हमारा सिस्टम है। जनवरी के स्टार्ट में हम बहुत बड़ा एक नेटवर्क बना लेंगे पाकिस्तान में। उसके बाद फिर आगे यही होगा कि हर जगह पे उसके रिसोर्सेज को ऊपर माहिरीन की टीम गौर करेगी। जो जो भी हमें फीडबैक जिस इलाके से मिलेगा, हमारे पास जो कंसल्टेंट है वो उसके ऊपर बैठ के गौर करेंगे कि इस चीज को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, या जो नेचुरल सोर्सेज वहां पे मौजूद हैं उनसे हम कैसे बेहतरीन तरीके से फायदा ले सकते हैं। तो इनशाला ये हमारा नेटवर्क जो है अभी हम अनाउंस करेंगे। जिस शहर से जो भी नुमाइंदे हमारे साथ शामिल होना चाहें वो हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह हम उनको साथ लेके चलेंगे। इंशाल्लाह। अच्छा सर, आखिर में ये शो कंक्लूड करते हुए कोई एक एडवाइस या कोई एक मैसेज पाकिस्तान के लिए प्लीज। सर जी, पाकिस्तान के लिए ये पैगाम है कि हम बहुत स्पेशल लोग हैं। वी आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल। हमारा सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि हम डिप्रेशन के फेज में हैं। हालांकि हमारे पास मायूस होने की एक भी वजह नहीं है, और फख्र करने की हजारों वजूहत है। हमारी तारीख, हमारा मजहब, और हमारे आबा व अजदाद, हमारा मुल्क, हमारे जोग्राफिया, ये हर चीज ऐसी है जिसपे हम फख्र कर सकते हैं, और मायूस होने के लिए हमारे पास कोई वजह नहीं। तो मायूसी को छोड़ें। मैं अपने अपने जवानों से, अपने दोस्तों से यही गुजारिश करूंगा कि मायूसी बिल्कुल कोई वजह नहीं है, आप मायूसी को छोड़ें। इंशाल्लाह हम काम करेंगे, इंशाल्लाह हम दुनिया की नंबर 1 नेशन बनेंगे। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। तो इसी बात पे ये प्रोग्राम को एंड की तरफ लेके चलते हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने का। आपने अपना कीमती वक्त से टाइम निकाला और हमें दिया। तो आपकी बड़ी ये मेहरबानी। आपकी मेहरबानी, आपने हमारी बात लोगों तक पहुंचाई। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस मुल्क के लिए हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, और अल्लाह के फजल से ये मुल्क खुशहाल होगा। इंशाल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह ताला ये मुल्क खुशहाल होगा, और इसी बात पे ये प्रोग्राम का एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया जी, जीते रहें, खुश रहें। अल्लाह।